नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। और हाजिर है करंट अफेयर की शानदार क्लास लेकर। जनवरी के शुरुआत में कौन से नए क्वेश्चन बने, क्या कुछ नया हुआ, उसी पे चर्चा करने वाले हैं, जो आपके लिए वर्तमान में करंट अफेयर होगा और आगे जाके इतिहास या जीके बनेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करें उन सभी को अपनी नोटबुक में नोट कर लेना और क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो पहला पॉइंट है वो स्क्रीन पे आ चुका है। सवाल को ध्यान से पढ़ना। देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर कहां बना है? अब सबसे पहले तो आप यह समझो कि रीजनल ड्राइविंग सेंटर क्या होता है। आप ध्यान से सुनना। रीजनल का मतलब क्षेत्रीय, और किसका सेंटर है? ड्राइविंग का। किस काम का? ट्रेनिंग का। मतलब जो ड्राइवर्स हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम ये इंस्टीट्यूट करेगा। और ये कहां पर बना है ये सेंटर? ये सवाल आपसे पूछ रहा है। रीजनल का मतलब क्षेत्रीय है ना। क्या होता है? क्षेत्रीय। मतलब ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो जितने भी ड्राइवर्स हैं उनको यातायात के नियमों के बारे में, है ना, उनको तमाम जानकारियां, तमाम जो ट्रेनिंग्स है वो देगा। कौन? रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। किसको? ड्राइवर्स को ट्रेनिंग देगा। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि ये इंस्टीट्यूट कहां पर है। ये इंस्टीट्यूट बना है केकड़ी में। कहां पर बना है? केकड़ी में। अभी सन 2023 के अंदर राजस्थान का जो बजट आया था उस बजट में 19 नए जिलों की घोषणा की गई थी। और 19 में से एक जिला जो नया बना था वो कौन सा बना था? केकड़ी। कौन सा बना था? केकड़ी। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। जो 2022-23 का बजट था उस बजट में घोषणा की गई थी कि राजस्थान के अंदर नए 19 जिले बनाए जाएंगे। उन 19 में से एक जिला कौन सा था? केकड़ी, जो अजमेर से अलग किया गया था। ठीक है। तो इस केकड़ी के अंदर राजस्थान का नहीं बल्कि देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बना था। मतलब यहां पर ड्राइवर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी यातायात के बारे में। आगे बात समझ में। उसके बाद में इसके साथ कुछ और सवाल है, वो सवाल भी आप कवर कर सकते हो। अब अगर आपसे पूछ ले कि सर ये जो सेंटर है ना इसका संचालन कौन करेगा, ये इसका संचालन किस मोड पे होगा? मेरे सवाल को ध्यान से सुनना। मैंने आपसे कहा कि आपसे कोई पूछ ले कि बेटा जी आप ये बताइए ये जो सेंटर है इसका संचालन किस मोड पे होगा, वो होगा पीपीपी, प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनरशिप। आपने सही सुना, प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनरशिप। मतलब ये सहकारी भी होगा और ये निजी भी होगा। मतलब सरकार के और निजी इन दोनों के योगदान से ये ट्रेनिंग सेंटर चलेगा, जिसको बोलते हैं पीपीपी, प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनरशिप। अब सर मतलब इसमें गवर्नमेंट भी होगी और इसमें कोई निजी इंस्टीट्यूट भी होगा। आपकी बात सही है। अब सुनो, आपसे पूछ ले अब इसको चला कौन रहा है? इसको एक तो जो केंद्रीय सड़क परिवहन विभाग है, कौन सा? केंद्रीय सड़क परिवहन विभाग। इसके साथ जो राजस्थान का परिवहन विभाग है और इसके साथ जो एक निजी इंस्टीट्यूट है राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी। मैंने आपसे कहा कि ये जो सेंटर है ये किस मोड पे चलेगा? ये चलेगा पीपी मोड पे, मतलब प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनरशिप पे ये चलेगा। मतलब इसमें सरकार का भी योगदान होगा और इसमें कोई एक निजी इंस्टीट्यूट भी होगा। अब सरकार कौन कौन सी है इसमें? एक तो केंद्र सरकार सड़क परिवहन विभाग है, इसके साथ राजस्थान का जो सड़क परिवहन विभाग है वो होगा, और जो निजी इंस्टीट्यूट है वो कौन सा होगा? राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी। ये तीनों मिलकर इस इंस्टीट्यूट को, ये सेंटर को चलाएंगे। ठीक है। इसके साथ आप दो सवाल और याद करना कि राजस्थान देश का वो पहला राज्य है जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाते टाइम अंगदान की सहमति मांगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश का वो पहला कौन सा राज्य है जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाते समय आपसे अंगदान की सहमति मांगता है, और आपको सहमति देना जरूरी होगा। मतलब जब आप लाइसेंस बनवाते हो तो उसके लिए जो फॉर्म फिल किया जाता है उस फॉर्म के अंदर एक ऑप्शन आता है अंगदान का, जिसमें यस या नो होता है। तो पहले तो ये होता था कि आप उस ऑप्शन को भरो या ना भरो कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब जो उस फॉर्म में जो अंगदान वाला जो ऑप्शन होगा उसको आपको यस या नो में भरना होगा। मतलब कि आप अंगदान, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी का आपका एक्सीडेंट हो गया, आपकी मौत हो गई, तो उसके बाद में वो आपसे पूछ रहा है कि आपका जो एक्सीडेंट हो गया, मान लो बाई चांस डेथ हो गई, उसके बाद में अंगदान करे या ना करे, आप करोगे या ना करोगे, उसका वो एक ऑप्शन मांगता है आपसे यस या नो में। तो आप अपनी इच्छा अनुसार उसमें यस या नो को फिल कर सकते हो। तो राजस्थान देश का वो पहला राज्य है जो ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर अंगदान की सहमति मांगेगा।
मतलब ये से या नो में आपको फिल करना होगा। पहले ऐसा था कि आप उसको भर नहीं सकते थे, मतलब आप भर भी दो या उसको खाली छोड़ दो, कोई मतलब नहीं था, लेकिन आपको अब इस ऑप्शन को फिल करना होगा यस या नो के अंदर। उसके बाद में आपसे पूछ ले कि राजस्थान में अंग स्मारक, अंगदान का जो स्मारक है वो कहां पर बना हुआ है, वो बना हुआ है जयपुर में। कहां बना हुआ है? जयपुर में। तो आज का जो अपना सवाल था पहला वो था रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर कहां बना है? केकड़ी में। मतलब इस सेंटर में ड्राइवर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, यातायात के बारे में सिखाया जाएगा। इसके साथ और सवाल था कि सर इसका संचालन किस मोड पे होगा? पीपीपी, पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप होगी, ठीक है। इसमें केंद्रीय सड़क परिवहन विभाग प्लस राजस्थान का जो परिवहन विभाग है और एक निजी इंस्टीट्यूट, कौन सा? राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी, ये तीनों इसको मिलकर चलाएगी। और राजस्थान देश का वो पहला राज्य है जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाते समय आपसे अंगदान की सहमति मांगेगा और आपको सहमति देनी पड़ेगी यस या नो में। और अंगदान स्मारक कहां पर बना हुआ है? जयपुर के अंदर। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। उसके बाद में अपना अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है कि मालदीव में, कहां की बात है? मालदीव में आयोजित युवा आदान प्रदान कार्यक्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। युवा आदान प्रदान कार्यक्रम, दोबारा सुनना, मालदीव में आयोजित युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में किसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के एनसीसी समूह का प्रतिनिधित्व किया? आपसे पूछ रहा है कि कार्यक्रम में कौन सा? युवा आदान प्रदान कार्यक्रम। और ये कहां पर हुआ है? ये हुआ है मालदीव के अंदर। और वहां पर जो भारत का एनसीसी समूह था उसका जो लीडरशिप थी वो किसने की थी? ये सवाल आपसे पूछ रहा है। आप सबसे पहले ये समझिए, आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि सर ये युवा आदान प्रदान कार्यक्रम क्या होता है? देखो, इस कार्यक्रम का मतलब ये है कि अपने भारत के जो युवा है उनको किसी और देश में भेजा जाएगा। आ रही बात समझ में? युवा आदान प्रदान मतलब अपने जो भारत के युवा है उनको किसी और देशों में भेजा जाएगा ताकि वहां का वो वर्क कल्चर, वहां की कल्चर, वहां की जो भी चीजें हैं उनको सीख सके। आपकी बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूं? कि जो भारत के युवा है उनको अन्य देशों में भेजा जाएगा ताकि वहां के कल्चर को, वहां के कामों को, वहां पर क्या क्या नया होता है, क्या कुछ हो गया, उन सभी कामों को सीखें और उनको अपने भारत में अपनाने की कोशिश करें। और किसी और देश के युवा अपने देश में आके यहाँ के कल्चर को सीखें ताकि एक बढ़िया इन्वायरमेंट तैयार हो, एक बढ़िया वर्क प्रोसेस अपन तैयार कर सके। तो कुल मिला के अपने देश के युवाओं को किसी और देश में भेजना ताकि वहां के कल्चर को, वहां के कामों को आसानी से सीख सके, ताकि उसका यूज अपन भी कर सके और कुछ और अच्छा उसमें अपने आविष्कार कर सके, वहां की युवा भारत में आके सीखे। ये कैसा कार्यक्रम होता है? तो एक मेन बात ये थी कि जून 2023 में, कब की बात है? जून 2023 के अंदर एक समझौता होता है। कौन से देश के बीच में? भारत और मालदीव के बीच में। किसके? भारत और मालदीव के बीच में जून 2023 के अंदर एक समझौता होता है कि अपन है ना एनसीसी समूह का, किसका? एनसीसी समूह का भी आदान प्रदान करेंगे। मतलब अपने जो एनसीसी के जो कैंडिडेट है उनको अपन मालदीव भेजेंगे और वहां के जो कैंडिडेट है वो भारत में आएंगे। क्या कहा मैंने? जून 2023 के अंदर भारत और मालदीव के बीच में एक समझौता होता है। उस समझौते के तहत अपन भारत के जो एनसीसी कैंडिडेट है उनको वहां भेजेंगे और वो जो मालदीव के वो भारत में आएंगे। तो अपना जो एनसीसी समूह मालदीव में गया था उसकी लीडरशिप किसने की थी? वो की थी राधिका गग्गड़ ने। किसने की थी? राधिका गग्गड़ ने, ठीक है। अपना सवाल था कि मालदीव में कार्यक्रम आयोजित होता है, कौन सा? युवा आदान प्रदान कार्यक्रम। यह कार्यक्रम क्या है कि एक देश के युवाओं को दूसरे देश में और वहां के युवा किसी और देश में, मतलब जैसे भारत है तो भारत ने किसी देश में युवा भेज दिए, जैसे मालदीव में भेजा तो वहां के भारत आएंगे। कुल मिला के युवाओं का आदान प्रदान ताकि वो आपस में एक दूसरे का कल्चर, वर्क प्रोसेस आसानी से सीख सके और उससे कुछ नया अपन मेक या कुछ नया बना सके, ठीक है। और फिर मैंने कहा कि जून 2023 के अंदर भारत और मालदीव के बीच में एक समझौता होता है। उस समझौते के तहत इन्होंने ये बात अपने रखी कि आपके देश के, मतलब जैसे भारत है उसके जो एनसीसी वाले जो बालक बालिकाएं जो कैंडिडेट है उनको मालदीव भेजा जाए और वहां के भारत में आए। तो अपना जो समूह गया था भारत की ओर से एनसीसी समूह का जो लीडरशिप थी वो किसने की थी? राधिका गग्गड़ ने, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चर्चा करते, तीसरा सवाल स्क्रीन पे आ चुका है और तीसरा सवाल यह है कि भारत सरकार के वाणिज्य, किसके? भारत सरकार की बात कर रहा है, भारत सरकार के वाणिज्य
एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा एक योजना, एक प्रोसेसिंग है, एक जिला एक उत्पाद पहल के अंतर्गत राजस्थान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बेटा जी सवाल को ढंग से समझना। सवाल आपसे यह पूछ रहा है कि भारत सरकार है ना, इस भारत सरकार का एक मंत्रालय है, कौन सा मंत्रालय है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इसके द्वारा एक पहल चलाई जा रही है, एक स्कीम चलाई जा रही है जिसका नाम है एक जिला एक उत्पाद। इस पहल के अंतर्गत स्टेट कैटेगरी में राज्य श्रेणी के अंदर राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला है? अब आपके दिमाग में सवाल यह होगा कि सर ये एक जिला एक उत्पाद क्या है? बेटा जी आप मेरी बात को आसानी से समझने का प्रयास करना। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अपने राजस्थान में इतने सारे जिले हैं, हर जिले में कोई ना कोई एक खास प्रकार का उद्योग वहां का फेमस होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना भरतपुर है, तो भरतपुर के अंदर जो खाद्य तेल का उद्योग है वो बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा वर्क करता है। ऐसे ही अपने भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा में अपना कपड़ों का जो उद्योग है बहुत बढ़िया चलता है। और जैसे अपन नागौर जाए, झुंझुनू जाए, तो यहाँ पर पत्थरों का जो उद्योग है बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग में होता है, बहुत ज्यादा विकास कर रहा होता है। मतलब चाहे भारत की बात मान लो, चाहे राजस्थान की बात मान लो, भारत के राजस्थान के कुछ जिले या हर जिले में कुछ ना कुछ एक ऐसा खास उद्योग होता है जो बाकी से बहुत अलग होता है और बहुत बढ़िया वो प्रोग्रेस करता है। तो पर्टिकुलर किसी एक जिले के अंदर जो खास खास उद्योग है उनको बढ़ावा मिले, वो और आगे बढ़े ताकि वहां का बढ़िया विकास हो सके। ये इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य होता है कि भारत के जो भी जिले हैं, राजस्थान के जो भी जिले हैं, हर जिले में कोई ना कोई खास उद्योग होता है, उस उद्योग को और बढ़ावा मिले, उसको और प्रोग्रेस मिले, उसको अनुदान दिया जाता है, उसको मतलब बढ़िया अपने जैसे पुरस्कार करते हैं आप, उसको बढ़िया मतलब सपोर्ट कर दिया, सारी चीजें होती है। ठीक है, ऐसी एक प्रोसेस है। तो जब इस पुरस्कार की बात चल रही है तो आपसे पूछ रहा है कि राजस्थान को इस पहल के तहत स्टेट कैटेगरी में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है कांस्य। कौन सा? कांस्य। मेरा सवाल था कि भारत सरकार के जो वाणिज्य मंत्रालय है उन्होंने एक पहल चला रखी है, एक स्कीम चला रखी है, एक जिला एक उत्पाद। इसके तहत राजस्थान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो है कांस्य पदक। अब कुछ नई चीज और समझते हैं, ये पुरस्कार कहां मिला, किस प्रोग्राम में मिला, वो बात करते हैं। जनवरी 2024 के अंदर आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 चल रहा है। मेरी बात को ढंग से समझना। नई दिल्ली के अंदर एक प्रोग्राम, एक कार्यक्रम चल रहा है जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024। यह कार्यक्रम 3 से लेकर 10 जनवरी 2024 तक चलेगा। ठीक है, मतलब ये चल चुका है और 10 तक चलेगा। आपकी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा कि आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर बने, इसके लिए एक प्रोग्राम चल रहा है आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024, और ये 3 जनवरी को प्रारंभ हुआ था और ये 10 को खत्म होगा। तो इस प्रोग्राम के तहत कुछ अवार्ड दिए गए थे, उनमें से एक अवार्ड अपने राजस्थान को मिला। कौन सा? कांस्य अवार्ड। और ये जो प्रोग्राम है भारत उत्सव 2024, ये कहां पर चला? ये नई दिल्ली में। कहां पर चला? नई दिल्ली में। और कब तक? 3 से लेकर 10 जनवरी तक चलेगा। अब सुनो, स्टेट कैटेगरी में ना राजस्थान को कांस्य पदक मिला है। अब एक सवाल और बनता है कि इस कैटेगरी के अंदर देश में पहले नंबर पर कौन सा राज्य यहां पर आया है? तो जब मैं पूरे टॉप लेवल की बात करूं तो टॉप लेवल के अंदर पूरे भारत में उत्तर प्रदेश को गोल्ड मेडल मिला है। कौन सा? गोल्ड मेडल। आज का जो अपना सवाल था वो सवाल यह था कि वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा एक जिला एक उत्पाद प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि भारत के हर जिले के अंदर कुछ ना कुछ एक ऐसे खास उद्योग होते हैं जो बाकी से बहुत अलग काम करते हैं, बहुत अच्छा विकास करते हैं, उनको प्रमोट किया जाए, उनको अनुदान दिया जाए। तो एक प्रोग्राम होता है दिल्ली के अंदर आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024। इस प्रोग्राम के तहत कुछ राज्यों को मतलब अवार्ड दिया गया था जिसमें राजस्थान का भी नंबर था और राजस्थान को कांस्य पदक से नवाजा गया या पुरस्कृत किया गया। अब आपसे पूछ ले कि सर इस प्रोग्राम के तहत जो 2023 की लिस्ट थी, राजस्थान को तो कांस्य पदक मिला, लेकिन हमें यह बताइए कि इस मामले में 2023 में पूरे में कौन सा राज्य टॉप पे रहा था? उसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। ठीक है, अपना अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। आई बात समझ में? अब मेरे क्वेश्चन को ढंग से समझना। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा गौ सेवा केंद्र हिंगोनिया और राज्य सरकार के साथ किस पौधे के लिए विशेष अनुबंध किया गया है? क्वेश्चन को वापस सुनना। सवाल क्या पूछ रहा है बेटा जी? केंद्रीय ग्रामीण विकास
और पंचायती राज विभाग द्वारा गौ सेवा केंद्र हिंगोनिया और राज्य सरकार के साथ किस पौधे के लिए विशेष अनुबंध किया गया है? अपने जयपुर जिले में एक गांव है जिसका नाम है हिंगोनिया, और इस हिंगोनिया के अंदर बहुत बड़ी गौशाला स्थित है। तो जो हिंगोनिया गौशाला है इसने राजस्थान सरकार, किसके? राजस्थान सरकार और भारत सरकार, आ रही बात समझ में आपके? यहां पर राजस्थान सरकार प्लस भारत सरकार, और ये जो गौ सेवा केंद्र है, ये जो गौशाला है हिंगोनिया वाली, इन तीनों ने मिलकर एक अनुबंध किया एक पौधे के ऊपर। और कौन सा पौधा है? वह स्पाइनलेस कैक्टस, जिसको अपन नागफनी बोलते। क्या बोलते? नागफनी। क्या बोलते? नागफनी। अपन इसको बोलते थोर। क्या बोलते हैं? थोर। तो जो अपनी यहां पर हिंगोनिया के अंदर जो गौशाला है, उसने राजस्थान सरकार और भारत सरकार का जो एक विभाग है, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग प्लस राजस्थान सरकार, और इसके साथ जो हिंगोनिया गौशाला है, इन्होंने तीनों ने मिलकर एक पौधे के साथ अनुबंध किया है। मतलब जो अपनी हिंगोनिया गौशाला है उसने राजस्थान सरकार और भारत सरकार से यह कहा है कि हम नागफनी या थोर के पौधे को उगाकर उसे जैविक खाद बनाएंगे। सर कैसे? अब हिंगोनिया जो गौशाला है वहां पर गोबर का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, तो उस गोबर को प्लस उस नागफनी को मिलाकर एक बढ़िया जैविक खाद तैयार हो सकती है, जिससे उस गोबर का भी यूज होगा और जो गौशाला उसको आर्थिक फायदा भी होगा, क्योंकि जैविक खाद कृषि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका बढ़िया अपन बेच सकते हैं। तो आप मेरी बात को दोबारा समझना कि जो अपनी हिंगोनिया गौशाला थी, इसने राजस्थान सरकार और भारत सरकार से यह कहा कि हम नागफनी के पौधे को गौशाला में उगाकर, वहां उगाकर और उसको गोबर के साथ मिलाकर जैविक खाद तैयार करेंगे। तो आप हमें सहयोग करें, आप हमें प्रमोट कीजिए, आप हमें सहायता दीजिए, ऐसा गौशाला ने इनसे कहा है। और इस योजना के तहत क्या होगा कि गौशाला में नागफनी को उगाकर और गोबर के साथ मिलाकर, और अगर उसमें केचुए छोड़ दिए जाते हैं तो एक बहुत शानदार जैविक खाद तैयार होगी। इससे गोबर का भी यूज होगा, साथ में जो गौशाला उसको आर्थिक फायदा भी होगा। तो आपसे पूछे कि जो अपनी हिंगोनिया गौशाला है इसने कौन से पौधे के लिए अनुबंध किया है? वो नागफनी या जिसको थोर बोलते हैं, स्पाइनलेस कैक्टस के लिए किया है। और किसके सहयोग से? राजस्थान और भारत सरकार के सहयोग से। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है ना, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है ना, उस योजना के तहत ही पूरा काम हुआ है। ठीक है, अगला सवाल अपना है कि देश की सबसे बड़ी अत्याधुनिक BS6 पेट्रोलियम रिफाइनरी कहां बन रही है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत यूजफुल, भारत का भविष्य सवाल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा जी। देश की सबसे बड़ी, ये इंडिया की बात कर रहा है, ना कि राजस्थान की, दुनिया की भी बात नहीं कर रही है, केवल भारत की बात कर रहा है। भारत की सबसे बड़ी जो रिफाइनरी है वो कहां पर बन रही है? और जिसमें एशिया का सबसे बड़ा पेट कोक डोम बनाया गया है। यहां पर बहुत सारे सवाल है जो आपको नहीं समझ में आए होंगे, एक एक सवाल को मैं समझाऊंगा। सवाल को दोबारा पढ़ना। ये पूछ रहा है देश की सबसे बड़ी अत्याधुनिक BS6 पेट्रोलियम रिफाइनरी कहां बन रही है, और इसके अंदर एशिया का सबसे बड़ा पेट कोक डोम बनाया गया है। अब समझाता हूं आपको। बात है 16 जनवरी 2018 की। कब की बात है? 16 जनवरी 2018 को इस रिफाइनरी का नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया था। पहला सवाल तो ये आपसे पूछ ले कि ये जो रिफाइनरी है वो कहां पर है, तो इसका राइट आंसर होगा पचबदरा बालोतरा। पहले बात तो आप ये समझे कि ये जो रिफाइनरी है ये कहां पर है? ये है पचबदरा बालोतरा के अंदर, और यहां पर एशिया का सबसे बड़ा पेट कोक डोम बनाया गया है। तो वो कहां पर है? वो है पचबदरा बालोतरा में। कहां पर है? पचबदरा बालोतरा में। और मैं बात करूं तो इसका जो उद्घाटन वो 16 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। अब सर आप हमें ये समझाइए, रिफाइनरी तो हम जानते हैं है ना रिफाइनरी तो हम जानते हैं, लेकिन यहां पर एक सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा पेट कोक डोम। अब मेरी बात सुनो, जहां से भी तेल का उत्पादन होता है तो उस तेल के साथ साथ और बहुत सारे केमिकल्स भी आते हैं। अब मेरी बात को आसानी से समझना कि जहां भी रिफाइनरी है, जहां से भी तेल का उत्पादन होता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल जहां भी तेल बेसिन है, जहां से भी जो पेट्रोलियम जो तेल निकलता है, उस तेल के साथ बहुत सारे अन्य पदार्थ, बहुत सारे अन्य केमिकल्स होते हैं। तो तेल को तो अलग करके पाइपलाइन या टैंकरों द्वारा सप्लाई कर दिया जाता है।
क्या कहा मैंने? जहां से तेल का उत्पादन होता है वहां से बहुत सारे केमिकल्स भी निकलते हैं, तो तेल को तो पाइपलाइन या टैंकरों के माध्यम से सप्लाई कर दिया जाता है। अब जो बाकी केमिकल्स बच गए, उन केमिकल्स को एक बांध टाइप, एक टैंक टाइप या एक स्टोरेज हाउस बनाकर उनको स्टोरेज किया जाता है। क्या कहा कि जो अन्य साथ में केमिकल्स निकलते हैं उनको एक बांध के प्रकार या एक टैंक का मतलब आकार बनाकर एक बड़ा सारा स्टोरेज हाउस बनाकर उस केमिकल्स को वहां पर स्टोरेज किया जाता है। उसे ही क्या बोलते? पेट कोक डोम। क्या बोलते? पेट कोक डोम कहते हैं। ठीक है, इसके साथ बहुत सारे सवाल और है, वो भी समझिए। राजस्थान में तेल के बेसिन कहां कहां पर है, मतलब राजस्थान में किन किन जगहों पर तेल का उत्पादन होता है? एक तो जैसलमेर, जैसलमेर तेल बेसिन, दूसरा नागौर बीकानेर तेल बेसिन, तीसरा सांचौर बाड़मेर तेल बेसिन और चौथा है विंध्य तेल बेसिन। आपसे पूछ ले कि राजस्थान पर कितने तेल बेसिन है या राजस्थान में कहां कहां पर तेल का उत्पादन किया जाता है, तो एक तो जैसलमेर तेल बेसिन, दूसरा नागौर बीकानेर तेल बेसिन, तीसरा सांचौर बाड़मेर तेल बेसिन और चौथा विंध्य तेल बेसिन। लगभग ये पूरा जो तेल बेसिन है ये 1,50,000 वर्ग किलोमीटर एरिया कवर करता है। कितना? राजस्थान में जो तेल बेसिन का जो लगभग एरिया है, लगभग वो कितना है? 1,50,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये पूरा तेल बेसिन कवर होता है। तो अपना जो सवाल था वो सवाल ये था कि देश की सबसे बड़ी अत्याधुनिक रिफाइनरी कौन सी? BA6 टाइप जो रिफाइनरी है वो कहां पर बन रही है, और इसमें एशिया का सबसे बड़ा पेटकोक डोम बनाया गया है। तो ये जो रिफाइनरी वो कहां पर है? वो है पचभद्रा बालोतरा के अंदर, जिसकी उद्घाटन 16 जनवरी 2018 को हुआ था नरेंद्र मोदी जी द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, और यहां पर पेट्रोलियम वगैरह इन सबको जो क्लीनिंग होती है, जो अलग होती है, वो सारा काम होता है। अब मैंने बताया कि पेटकोक डोम क्या होता है, मतलब जो तेल निकलता है उस तेल के साथ बहुत सारे केमिकल्स भी निकलते हैं, तो तेल को जो टैंकर और पाइपों के द्वारा सप्लाई कर दिया जाता है, पाइपलाइनों के द्वारा। अब जो केमिकल्स बच गया उनको वहां पर स्टोरेज हाउस बनाकर, वहां पर बांध के टाइप में डोम बनाकर वहां पर उनको स्टोरेज किया जाता है। उन्हें क्या बोलते हैं? पेटकोक डोम। और राजस्थान में जैसलमेर तेल बेसिन, नागौर बीकानेर तेल बेसिन है, सांचौर बाड़मेर और विंध्य तेल बेसिन है, जो लगभग राजस्थान का 1,50,000 वर्ग किलोमीटर एरिया कवर करते हैं। तो ये थे अपने आज के टॉप 5 करंट अफेयर, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ये मेरी पहली क्लास थी, इसमें मैंने बहुत प्रयास किया आपको समझाने का, सारी चीजें कुछ छूट गया, कुछ बाकी रह गया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। बाकी ये आपके लिए वर्तमान में करंट अफेयर है और आगे जाके बढ़िया जीके क्वेश्चन बनेंगे। और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को शेयर करें। नेक्स्ट क्लास भी अपनी करंट अफेयर की होगी, मतलब अपन कंटिन्यू अब क्लास लेते रहेंगे करंट अफेयर की। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय नेशनल।